देश भारत को पहले हर बात पर नीचा दिखा रहे थे, लेकिन अब भारत की उन देशों जरूरत पड़ रही है। जब भारत पहले अपनी बात दूसरे देशों के सामने नहीं रख पाता था, तब अमेरिका, चीन, यूरोप ने भारत का खूब फायदा उठाया। लेकिन भारत को रोकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत अपने हर एक सेक्टर में तरक्की करने में लगा था। यही खासियत थी कि जो देश पहले भारत को दबाने में लगे थे, लेकिन अब वही देश भारत से गुहार कर रहे हैं कि हमें बचा लो, क्योंकि भारत अब पहले वाला नहीं रहा। लेकिन अब भारत की जरूरत दिन पर दिन इन देशों को पड़ रही है। जो अजरबैजान भारत को कश्मीर के मुद्दे पर हर छोटी बात पर खदेड़ देता था, अब वह भारत से गुहार लगा रहा है। जब से भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों की एक बड़ी डील हुई है, तब से अजरबैजान भारत से गुहार लगा रहा है कि वह आर्मेनिया को हथियार न दें। अभी अजरबैजान और आर्मेनिया का विवाद चल रहा है, जिसमें भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ है और अभी तक भारत आर्मेनिया के हजारों करोड़ रुपए के ऑर्डर पूरे कर चुका है, जिसमें भारत के सबसे खतरनाक आकाश मिसाइल पिनाका मिसाइल जैसे हथियार इसमें शामिल हैं। यही नहीं, कुछ भारत के ऐसे भी हथियार हैं जिनकी जानकारी अभी तक मीडिया में भी नहीं आई, और इसी वजह से अब अजरबैजान तुर्की के बाद मुंह खोलने में दूसरे नंबर पर आता है। वह अब भारत के घुटनों में पूरी तरह गिर चुका है। जिस प्रकार से अजरबैजान ने आर्मेनिया से धोखे से जमीन ली है, अगर वह भारत को नहीं रोक पाया तो अजरबैजान को वह जमीन आर्मेनिया को वापस लौट पड़ जाएगी। यह तो नहीं आर्मेनिया की डिफेंस की बात है, लेकिन यहाँ अब एक ऐसे ट्रेड रूट की बात हो रही है जो भारत, ईरान और आर्मेनिया को यूरोप से जोड़ने में काफी बड़ी मदद करने वाला है, जिसमें आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान और तुर्की सीधे सीधे बाईपास होते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में आर्मेनिया को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स INSTC ज्वाइन करने का निमंत्रण भेजा है, और अभी के हाल देखकर यह सही भी है, क्योंकि INSTC एक ऐसा ट्रेड रूट है जिसके स्टार्ट होने के बाद व्यापार में काफी बड़ा मुनाफा होने वाला है। वहीं इसमें अजरबैजान को शामिल करने की बात चल रही थी, लेकिन अजरबैजान ने इसमें शर्त रखी थी कि आर्मेनिया को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वही अजरबैजान को शामिल करना इसलिए हो रहा था क्योंकि वह कैस्पियन को जोड़ रहा था। यही सबसे बड़ी वजह थी कि उसे शामिल करने की बात चल रही थी। जैसे कि आर्मेनिया और अजरबैजान की सोच मिल नहीं खाती है, तब से ये प्लान बीच में ही अटक गया था। लेकिन जब से भारत आर्मेनिया के नजदीक आया है, तब से इस रूट के लिए एक नया रास्ता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद भारत ने अपने मित्र आर्मेनिया को इस रूट का हिस्सा बनाने का सोचा। वजह यह भी है कि भारत इस रूट को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहता है, और इसमें शामिल होने के लिए कई देश तैयार भी है। वही आर्मेनिया भारत से कनेक्टिविटी पहले ही करके जाता चुका है। यही वजह है कि आर्मेनिया ने ईरान विलेक्सी कॉरिडोर का प्रपोजल सामने रखा था, और अगर इस रूट में आर्मेनिया भारत के साथ रूस की मित्रता की तरह जुड़ जाती है, तो भारत को इसमें बहुत ही मुनाफा मिलने वाला है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब को इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन इस रूट में अगर दोनों के संबंध बन गए, तो भारत अपने दुश्मनों को यह बता देगा कि भारत आप किसी से काम नहीं, अगर हम आपको बता दें। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होना है। इस रूट से भारत की यूरोप तक पहुंच आसान हो जाती है, साथ ही ईरान और रूस को भी फायदा होता। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में। कहते हैं अपने दुश्मन को उसके हाल ही पर रहने देना चाहिए, नहीं तो वह अपने भाई पर ही आंखें दिखाने लगता है। ऐसा ही अब मालदीव भारत के साथ कर रहा है। सैनिकों की ट्रेनिंग और आपदा राहत कामों में मदद करने के लिए ही मालदीव के अनुरोध पर भारत ने अपने सैनिकों को वहां भेजा था। मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज्जू की पूरी राजनीति ही भारत विरोध पर टिकी है। उनका चुनावी कैंपेन ही इंडिया आउट था। इसका असर भी दिख रहा है। मालदीव ने भारत को उनके देश से भारत की सेवा हटाने के लिए डेडलाइन दी थी। मालदीव ने भारत से कहा था कि वह अपनी सेवा 15 मार्च से पहले हटा ले, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन यात्रा से लौटते ही मालदीव ने अपने तेवर सख्त करने शुरू किए हैं। इससे पहले शनिवार को ही मुइज्जू ने कहा था कि हमारा देश भले ही छोटा है, लेकिन हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा था कि उनका इशारा भारत की तरफ था। मालदीव की पिछली सरकार के अनुरोध पर ही मालदीव में भारत की सेना की एक छोटी टुकड़ी है। IDASA में रिसर्च फेलो और साउथ एशिया एक्सपर्ट स्मृति पटनायक कहती हैं
कि 15 मार्च अभी काफी दूर है और इस बीच कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मालदीव यह कहकर कि भारत की मिलिट्री वहां तैनात है, राजनीति खेल रहा है। वहां भारत के जो सैनिक हैं वे ट्रेनर हैं जो मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग देते हैं। इससे मालदीव का ही फायदा है। अगर मालदीव नहीं चाहता कि वे वहां रहें तो भारत को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। स्मृति पटनायक कहती हैं कि मालदीव की मौजूदा सरकार का चुनावी प्रचार ही जब भारत के विरोध में था, तो अब वह जो स्टैंड ले रहे हैं या जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं यह आश्चर्यजनक नहीं है। वहां काफी पोलराइज माहौल है और वहां चीन बनाम भारत की राजनीति हो रही है। मालदीव इस मसले को एक हद तक ही ले जा सकता है, लेकिन यह नहीं लगता कि यह भारत और मालदीव के रिश्ते के ब्रेकडाउन तक जाएगा। मालदीव ने चीन से टूरिस्ट भेजने का आग्रह किया है, लेकिन मालदीव जाने वाला ज्यादातर हाई एंड टूरिस्ट, वेस्टर्न टूरिस्ट और बॉलीवुड यानी भारत से जाते हैं, जिससे मालदीव की कमाई हो। कॉमन चीनी टूरिस्ट से मालदीव कितना कमा सकता है ये देखना होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा किया था कि मालदीव में सरकार बनाते ही वह विदेशी सेना को अपने देश से बाहर करेंगे। मालदीव में इस वक्त करीब 70 भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिकों के पास कुछ सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी हैं जो हिंद महासागर की निगरानी करते हैं। आपदा राहत के साथ ही मेडिकल हेल्प भी भारतीय सैनिकों के जरिए पहुंचाई जाती है। इंडियन नेवी का डॉर्नियर हेलीकॉप्टर और 2 दूसरे हेलीकॉप्टर भी वहां हैं। अब भारत को चिंता यह है अगर वहां से भारत की सेना चली आती है तो फिर मालदीव की और हिंद महासागर की सुरक्षा कौन करेगा। वही श्याम शरण ने कहा कि भारत को विदेश नीति सोशल मीडिया के जवाब में नहीं चलनी चाहिए। हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आपत्तिजनक ट्वीट के लिए जिम्मेदार 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है और मालदीव सरकार ने अपने मंत्रियों के कार्यों की स्पष्ट रूप से निंदा की है, हालांकि उसने आधिकारिक माफी नहीं मांगी है। दूसरा, मालदीव की संसद में भारत के मित्र मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व है, जिसके प्रतिनिधियों ने मोदी विरोधी ट्वीट्स की कड़ी निंदा की है, मांग की है कि आधिकारिक माफी मांगी जाए और भारत द्वारा दिए गए लंबे समय से समर्थन और सद्भावना के बारे में बात की जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत दोनों एरिया में सक्सेस पाएगा या नहीं? इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।